हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं बिकम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले इस चैनल से 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो इंडियन इकोनॉमी से था और आज का जो वीडियो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से है। इन तीनों वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कस किया गया है। तो आज का जो वीडियो ख़त्म होगा तो आप कंप्लीटली इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक एक ऑब्जेक्टिव को जान जाएंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद 2-3 वीडियो और अपलोड होगा जो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बेहतर होगा और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप लोगों को दिलाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो प्रश्न है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है। बिल्कुल सही है, उद्यमी वही व्यक्ति हो सकता है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, क्योंकि बिजनेस एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। किसी कार्य करने हेतु आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। तो उद्यमी का यह परिभाषा है, यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य हेतु आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है, तो वह उद्यमी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न है, उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। यह कथन है जेम्स बर्न का। तो देख लीजिए एक दो बार अगर आप देखते हैं ना किसी भी प्रश्न को, तो आप एग्जाम में अगर वो प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से सही ऑप्शन को पिक कर सकते हैं और ओएमआर शीट को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अभी मैं सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज ले रहा हूं, बाद में जो वीडियो अपलोड होगा उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। तो ज्ञान के लिए एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ऐसा करना उनके लिए काफ़ी घातक होता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, मेरा यही सलाह रहेगा। आप लोग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। इसके बाद जब एग्ज़ाम आपका सब्सिडी 2 है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, उसका भी वीडियो अपलोड किया गया है 3, उससे और भी अपलोड होगा। लेकिन आपका एग्जाम पहले इंडियन इकोनॉमी का है, इसलिए पहले इंडियन इकोनॉमी का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो जब दोनों एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, पार्ट 2 का एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद थर्ड पार्ट का प्रिपरेशन करना है। तो मैं आप लोगों के लिए, आप जहाँ हो, जिस जगह से हो, जहाँ कोचिंग पढ़ते हो, कोई मतलब नहीं बनता है, आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप लोगों के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चाहे वो कॉस्ट हो, इनकम टैक्स हो, ऑडिटिंग हो, जो या एफएम हो, जो भी आपको चाहिए आप हमें बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक प्रदान करूंगा। चलिए तो देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है, वह नव प्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों है। यह कथन किनका है? यह कथन है फ्रेंच का। फ्रेंच का कथन है कि उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है। देखिए चौथा प्रश्न है, उद्यमी समाज का उदय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधिकाल सिद्ध हो सकता है। यह कथन किनका है? उद्यमी समाज का उदय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधिकाल सिद्ध हो सकता है। यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। पांचवा जो प्रश्न है वो है, महान समाज वह समाज होता है जिसमें संबंधित व्यक्ति उद्यमिता का चिंतन एवं व्यवहार करते हैं। तो यह कथन है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का कहना है कि महान समाज वह समाज होता है जिसमें संबंधित व्यक्ति उद्यमिता का चिंतन एवं व्यवहार करते हैं। छठा प्रश्न है, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है। यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है, वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है। यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। यह कथन किनका है? उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। यह कथन किनका है? यह कथन शुम्पेटर का है, जो उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है। चलिए आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न उद्यमिता की प्रकृति है। तो उद्यमिता की प्रकृति में जोखिम वहन करना है ही, क्योंकि उद्यमी के जो
सोच होते हैं उसमें हाई रिस्क होता है, दूसरा है नव प्रवर्तन और तीसरा सृजनात्मक। तो इस तीनों ऑप्शन जो है सही, इसी का से उत्तर जाएगा उपयुक्त, सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न है व्यावसायिक पर्यावरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत दशाओं का समूह है जिनमें व्यावसायिक क्रियाएं संपन्न होती, यह कथन है वीमर का। 10वां प्रश्न है विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यंत विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती, यह कथन किनका है। विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यंत विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती है, कथन किनका है। यह कथन है तो ऑप्शन दे दिया सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, कुछ नहीं कह सकते। तो जो प्रश्न है उसका तो उत्तर ये कुछ हुआ ही नहीं। विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यंत विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती है, यह कथन किनका है। दसवां जो प्रश्न है वो है विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यंत विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती, यह कथन है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यंत विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती है। चलिए देखते हैं अब 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव किस भाषा के शब्द से हुआ है। तो फ्रेंच भाषा के शब्द से उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। 12वां जो प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता की प्रकृति से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उद्यमिता जोखिमपूर्ण क्रिया है, तो सही है। दूसरा है उद्यमिता सृजनात्मक क्रिया है, यह भी सही है। तीसरा है उद्यमिता आर्थिक क्रिया है। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है उद्यमिता की नव प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में डैश के द्वारा किया गया था सुम्पीटर के द्वारा उद्यमिता की नव प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में किया गया था। 14वां प्रश्न है उद्यमिता को मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना है मैक्सीलैंड के द्वारा उद्यमिता को मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना गया है। 15वां प्रश्न है उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव किस फ्रांसीसी भाषा के शब्द से हुआ है। उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव जो है वो इंटरप्रेन्योरी, इससे पहले भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है कि उद्यमी शब्द का प्रादुर्भाव फ्रेंच के भाषा से हुआ है और कौन से भाषा से हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा इंटरप्रेन्योरी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 16वां प्रश्न है मूल रूप से कौन किसी व्यवसाय या उद्यम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा उद्यमी। मूल रूप से कौन किसी व्यवसाय या उद्यम के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, तो उद्यमी। 17वां प्रश्न है उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स बर्न का, ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है उद्यमी का प्रतिफल क्या होता है। तो उद्यमी का जो प्रतिफल होता है वो लाभ होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो अनवीकरणीय क्रिया जो है ये उद्यमिता की विशेषता नहीं है, एवं आर्थिक क्रिया, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, सृजनात्मक क्रिया, तीनों का तीनों उद्यमिता का विशेषता है। 20वां प्रश्न औद्योगिक सेवा संस्थान किसके तत्वाधान में चलाया जाता है। औद्योगिक सेवा संस्थान किसके तत्वाधान में चलाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक संवर्धन विकास विभाग के तत्वाधान में। 21वां प्रश्न है प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना गुड़गांव में हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 23वां प्रश्न दिया हुआ है प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना किसने की। तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना IFCI ने किया है। 24वां प्रश्न लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई। तो लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। 25वां प्रश्न है लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना किसने की। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। 26वां प्रश्न उद्यमिता क्या है। तो उद्यमिता व्यक्ति की विशेषता है। उद्यमिता क्या है, तो व्यक्ति की विशेषता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 27वां प्रश्न है उद्यमी की विशेषता कितनी होती है। तो उद्यमी की विशेषता अनंत होती है, एक दो होता नहीं है। जो आप लोगों को बताया जाए उद्यमी की विशेषताएं अनंत होती है। 28वां प्रश्न है
ईडीपी का पूरा नाम क्या है? ईडीपी का पूरा नाम होता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ईडीपी का पूरा नाम होता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। 29वां प्रश्न है, कौन सी व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता? तो गरीब व्यक्ति गरीब व्यक्ति उद्यमी हो सकता है, अनपढ़ भी उद्यमी हो सकता है। उद्यमी होने के लिए उन्हें साहस की आवश्यकता होगा, जो दृढ़ साहस करके कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो वो काम कर सकता है। तो क्वेश्चन है कौन सा व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो निराश व्यक्ति उद्यमी नहीं हो सकता। 30वां प्रश्न है, किल्बी के अनुसार उद्यमी के कार्य हैं। तो किल्बी के द्वारा उद्यमी का कार्य जो है 13 बताया गया है, लेकिन उद्यमी का कार्य जो है वो अनंत है। 31वां प्रश्न है, नियोजन से कार्य को अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया था? नियोजन से कार्य को अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलिवर सेल्डन ने। ओलिवर सेल्डन ने नियोजन से कार्य को अलग करने का प्रस्ताव दिया था। 32वां प्रश्न, नियोजन भविष्य को पकड़ने वाला पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एलन का। एलन का कथन है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक नियोजन का तत्व नहीं है? तो नियोजन का तत्व में कार्यक्रम, प्रविधि, नीति तीनों शामिल होता है, सूचना शामिल नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 34वां प्रश्न है, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन की कल्पना की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है हयंस एवं मैसी का। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन की कल्पना की आवश्यकता होती है, यह कथन है हयंस एवं मैसी का। 35वां प्रश्न है, नियोजन होता है। तो नियोजन होता है भविष्य के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, नियोजन के मार्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई है। तो नियोजन की मार्ग की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई है वह भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, क्योंकि अनिश्चितता बहुत होता है और उसमें नियोजन करना होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भविष्य में क्या करना है उससे पहले से ही निर्णय कर लेना क्या कहलाता है? तो नियोजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 39वां प्रश्न है, कुशल नियोजन किस नाम से जाना जाता है? तो कुशल नियोजन क्रियात्मक नियोजन के नाम से जाना जाता है। 40वां प्रश्न, नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णयों और अटकलबाजियों को समाप्त किया जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है लुइस ए एलन का। 41वां प्रश्न, निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रभावी निर्णयन में महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा सीमित कारक का उपयोग। 43वां प्रश्न दिया हुआ है, परिसीमित विवेकता की अवधारणा किसकी देन है? तो यह है हर्बर्ट ए साइमन की। परिसीमित विवेकता की अवधारणा किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट ए साइमन की। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयन प्रक्रिया का अंश नहीं है? तो उद्देश्य तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण यह निर्णयन प्रक्रिया का अंश नहीं है। 45वां प्रश्न, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीकी के जन्मदाता हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक के जन्मदाता हैं तो पीटर एफ ड्रकर। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक के जन्मदाता है पीटर एफ ड्रकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समामेलित नियोजन होता है। तो समामेलित नियोजन जो होता है वो लंबी अवधि के लिए होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन। 47वां प्रश्न है, व्यूह रचना का उपयोग होता है। तो व्यूह रचना का उपयोग सेना में, दूसरा उद्योग में, तीसरा व्यवसाय में, यानी कि इनमें से सभी में व्यूह रचना का उपयोग होता है। 48वां प्रश्न है, स्वैट का उपयोग किया जाता है। तो स्वैट का उपयोग पर्यावरण विश्लेषण में और व्यूह रचना निर्धारण में दोनों में होता है। 49वां प्रश्न, विलियम एफ ग्लूक ने पर्यावरण घटकों को कितनी श्रेणियों में व्यक्त किया है? तो विलियम एफ ग्लूक ने पर्यावरण के घटकों को 6 भागों में बांटा है।
50वां प्रश्न है कार्यनीति निर्माण एक दीर्घकालीन योजना है। कार्यनीति निर्माण एक है तो दीर्घकालीन योजना। 51वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया। 52वां प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कौन से प्रावधान सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने, स्टॉक प्रदर्शन करने, अनुसूचित माल का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने। इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उपर्युक्त सभी। 53वां प्रश्न व्यापारिक क्रियाओं के नियमन हेतु निम्न में से कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? तो व्यापारिक क्रियाओं के नियमन हेतु अनुबंध अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम और पंच निर्णय अधिनियम, यानी कि तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है प्रतिभूति प्रंसविदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो प्रतिभूति प्रंसविदा अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में पारित किया गया है। 55वां प्रश्न है एकाधिकार। 55वां प्रश्न है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। 56वां प्रश्न है स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो स्वरोजगार योजना 1983 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 57वां प्रश्न लघु उद्योग गारंटी योजना कब आरंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1981 को लघु उद्योग गारंटी योजना 1 अप्रैल 1981 को प्रारंभ किया गया। 58वां प्रश्न है मार्जिन मनी योजना कब आरंभ की गई? तो मार्जिन मनी योजना जनवरी 1982 से आरंभ की गई है। 59वां प्रश्न है निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना कब की गई? तो निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना जुलाई 1949 में किया गया। 60वां प्रश्न है सूचना के स्रोत होते हैं। सूचना के स्रोत होते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सूचना के स्रोत होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। सूचना के जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 61वां प्रश्न दिया हुआ है निर्यात संवर्धन के लिए भारत में कौन सी कठिनाइयां हैं? निर्यात संवर्धन के लिए भारत में कौन सी कठिनाइयां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन विदेशी प्रतिस्पर्धा, यह भी सही है। दूसरा है उच्च कीमत स्तर, यह भी सही है। तीसरा है उच्च उत्पादन लागत, यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 62वां प्रश्न है कौन सा कारक आंतरिक बाधा नहीं है? तो पहला सरकारी नीतियां, दूसरा उत्पादन, तीसरा दिया हुआ है आदान और चौथा दिया विभिन्न संसाधन। क्वेश्चन है कौन सा कारक आंतरिक बाधा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी नीतियां। 63वां प्रश्न है ऋण पत्र अधिकतम डैश वर्ष की अवधि के लिए निर्गमित किया जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऋण पत्र गलत, 10 वर्ष के लिए होगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए 20 वर्ष। ऋण पत्र अधिकतम 20 वर्ष की अवधि निर्गमित किया जा सकता है। 64वां प्रश्न है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। तो ये रहा इंटरप्रेन्योरशिप से इम्पोर्टेंट 64 क्वेश्चन, और इसे इंडियन इकोनॉमी से 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो कुल मिला के चैप्टर वाइज हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लाऊंगा जो इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा, और लास्ट में तो मेरा गेस्ट आएगा ही। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक एक वीडियो को देखें। चलिए अभी के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।